हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके जो करंट अफेयर्स है जनवरी 10 से लेकर 16 तक आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में, जो कि फार्म लॉ से रिलेटेड रूलिंग दी है। क्या उसका क्रिटिसिज्म आ रहा है कि कहा जा रहा है कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। फिर हम झारखंड ने जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नए रूल्स निकाले हैं, थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर थर्ड हम बात करेंगे यूएस के पहले प्रेसिडेंट के बारे में, विच इज गोइंग टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, थोड़ी बहुत डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। फिर आपकी ये दो टॉपिक आईआर से रिलेटेड हैं। पहले हम बात करेंगे 8 पॉइंट एजेंडा के बारे में, जो कि इंडिया ने रखा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखेंगे क्या क्या एजेंडाज हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही रशिया ने विड्रॉ किया है फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में, जो कि रिसेंटली उन्होंने फार्म लॉ से रिलेटेड दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो फार्म लॉज थे आपके, जो कि रिसेंटली ही पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर सस्पेंशन लगा दिया है। ठीक है जी। और साथ के साथ एक कमेटी तैयार की है, जिसके चलते जितने भी ग्रीवेंसेस हैं हमारे फार्मर भाई बंधुओं के, उन्हें एड्रेस किया जा सके। बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो ये सस्पेंशन लगाया गया है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके क्या लीगल बेसिस हैं। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। आपको पता ही होगा कि जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है जी, और जो हमारा लेजिस्लेचर है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों ही अपने अपने दायरे में काम करेंगे। बट सर्टेन और सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं तीनों के लिए। बट ये जो कोर्ट का एक्शन है, इसे माना जा रहा है एज अ वॉयलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोर्ट का काम क्या है कि सपोज सरकार ने कोई आपके लॉज निकाले हैं या कोई भी बिल निकाला है या कोई भी इनिशिएटिव है सरकार का, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करें, उसकी लीगैलिटी चेक करें। पॉलिटिकल डिस्प्यूट को मीडिएट करने का काम कोर्ट का नहीं है। ठीक है जी। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको पूछ लिया जाए क्रिटिकली एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन फार्म बिल्स, तो आप वहां पर इन पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं कि जी हाँ, ये एक तरीके का आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ये वायलेट करता है। ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारा एग्रीकल्चर को गवर्न करने वाला फ्रेमवर्क है, अब उन्हें जरूरत है सीरियस रिफॉर्म्स की, कि जो फार्मर्स की इनकम है उसे इंप्रूव किया जा सके। ठीक है जी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज किया जा सके। एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्हें और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए सरकार को भी स्टेप अप करने की जरूरत है यहाँ पर, और उसी से रिलेटेड जो भी नेसेसरी उनके इनिशिएटिव्स हैं उन्हें लाने की जरूरत है। हालांकि काफी इनिशिएटिव्स निकाले हैं सरकार ने, बट स्टिल अगर फार्मर्स की डिमांड है तो उन्हें भी सुनने की जरूरत है। ठीक है जी। तो बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का यही रीजन था कि अगर आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाए तो आपके पास पॉइंट्स हो वहां कोट करने के लिए। ठीक है जी। तो आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है झारखंड का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उनके नए रूल्स निकाले गए हैं 2021 के लिए। ठीक है जी। तो पहली बार झारखंड ने अपने रूल्स फ्रेम किए हैं पर्टेनिंग टू झारखंड सिविल सर्विसेज। इससे पहले क्या थे आपके, जो बिहार का सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द बिहार जूनियर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 1951, इसी के आधार पर वो काम करता था। बट अब ये जो आपके नए रूल्स निकाले गए हैं, ये इन्हें सुपरसीड कर लेंगे और ये आपके एप्लीकेबल होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज इन वेरियस सर्विसेज, जैसे कि आपकी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड झारखंड पुलिस सर्विस आपके उन सर्विसेज में एक हैं। ठीक है जी। तो बात करें कि इन रूल्स की अभी क्या जरूरत थी, तो झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने पिछले 20 सालों में सिर्फ 6 बार एग्जाम कंडक्ट किया है। ठीक है जी। और 2010 में भी एक एफआईआर लॉन्च की गई थी अगेंस्ट अ फॉर्मर मेंबर फॉर एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन एग्जाम्स, इन रिटन एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। तो यहाँ काफी जरूरत थी इन रूल्स की। इसी से रिलेटेड आपकी 204 पिटीशंस भी फाइल की गई थी रिलेटेड टू कंफ्यूजन, करप्शन इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इरेगुलरिटीज, और जो आपकी सारी हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। और इसमें से 30% केसेस आपके, 30% से भी ज्यादा केसेस आपके अभी तक पेंडिंग हैं। लास्ट एग्जामिनेशन के बारे में ही बात करें तो जो रिजल्ट था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, वो 3 बार डिक्लेयर किया गया था। पहली बार क्या हुआ था कि आपके 5000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था मेंस के लिए, बट
जो रिजल्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि जो ओबीसी कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रूल था उसे अकाउंट में नहीं लिया गया था। सेकेंड टाइम जब रिजल्ट निकाला गया तो आपके 6100 के अराउंड कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे, बट फिर अगेन जो आपके SC STs के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया था, लीडिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो अब जो नए रूल्स लाए गए हैं वो बेसिक सा एम इनका यही है कि जितनी भी इस तरीके की कंफ्यूजन है रिलेटेड टू रिजर्वेशन या जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे सिंप्लीफाई किया जा सके। तो क्या है ये नए रूल्स जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाले हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। पहली बात कि जितनी भी आपकी वैकेंसीज होंगी उस एक साल में वो हर साल के स्टार्टिंग में पब्लिश की जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं की जाती थी। लास्ट एग्जाम जो हुआ था वहां पे कंडक्ट सिर्फ उसी में ही ये प्रोसीजर फॉलो किया गया था, बट अब ये कह दिया गया है कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए फॉलो किया जाएगा। तो इसमें जितने भी आपकी कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट रहेंगे वो अपने इवेल्युएट करेंगे कितनी उनकी वैकेंसीज हैं एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, और उसे क्लियरेंस लेते हुए थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा, वहां से क्लियरेंस लेने के बाद वो उन्हें सबमिट कर देंगे। फिर एक और बात की गई है जो कि आपके मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं इन द मेंस रिटन टेस्ट, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर होता है जैसे कि यूपीएससी पैटर्न में भी है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके एग्रीगेट मार्क्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ना ही आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है मेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए, ना कि उसमें वो ऐड किया जाएगा, ना ही जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उन्हें उनमें ऐड किया जाएगा। तो ये काफी हम कह सकते हैं कैंडिडेट्स के लिए रिलीफ है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि ये सिर्फ ऑफिसर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि वो डिसाइड कर लें वेदर टू ऐड दोज मार्क्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और नॉट। फिर इसमें एक और बात रखी गई है कि जब आपकी सर्विस एलोकेशन की जाती है तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है जिन्होंने किसी प्रकार की रिलैक्सेशन अवेल नहीं की है, अगर उनकी तो एडजस्टमेंट हो जाती है अनरिजर्व वैकेंसीज में, ठीक है जी, जो अनरिजर्व वैकेंसीज है कमीशन द्वारा रिलीज की गई है, अगर उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, उन्हें अपनी चॉइस का कैडर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें एडजस्ट किया जाएगा इन द रिजर्व कैटेगरी इफ दे गेट अ सर्विस ऑफ हायर चॉइस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। ठीक है जी। फिर एक और रूल रखा गया है कि जो कि कैंडिडेट्स को ऑब्टेन करने हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ, यहाँ पर आपका 40% आएगा इन एग्रीगेट, उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा बाय द कमीशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और साथ में जो वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंस इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है जी। हालांकि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फीमेल्स टू 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस टू 34%, बैकवर्ड क्लासेस टू 36.5% एंड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स टू 30%। तो ये कंफ्यूजन आपके जो 6th जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें आई थी, जब ये क्लियर नहीं था कि जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट किया जाएगा या फिर एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी। फिर एक और नया रूल क्या है कि हर एक वैकेंसी के लिए आपके 15 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इससे पहले क्या था, 2016 के स्टैट्स देखें तो 326 पोस्ट थी और उसके लिए आपके 34,000 एप्लीकेंट्स थे जो कि एलिजिबल थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो वहां पर कैंडिडेट टू जॉब रेशियो आपका 100 से भी ज्यादा था। ठीक है जी। बट अब ये नया रूल निकाल दिया गया है। अब ये जो नए रूल्स निकाले गए हैं, अब इनके चलते कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। कि जैसे हमने बात की कि जो आपके मेंस एग्जामिनेशन, जो मेंस का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए जो प्रीलिम्स से क्वालिफाई करेंगे तो वो 15 टाइम्स होंगे इनटू द नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है जी। उसके आधार पर क्या है कि सपोज आपकी 100 वैकेंसीज हैं तो जो आपके पहले 1500 कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा मेंस रिटन टेस्ट के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कैटेगरी दे बिलोंग टू। ठीक है जी। बट इसमें कमीशन ने क्या कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है रिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो उसमें जो आपका 1500 कैंडिडेट होगा, हम इस एग्जांपल के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही जो आपका 1500 कैंडिडेट होगा उसके जितने मार्क्स होंगे जिन्हें आप कट ऑफ मार्क्स भी समझ सकते हैं, तो वहां पर कमीशन उन कट ऑफ मार्क्स को रिड्यूस कर सकती है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, बट नॉट मोर देन द 8% फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 1500 कैंडिडेट। ठीक है जी। और ना ही ये आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किए गए हैं रूल्स में उससे कम भी नहीं होने चाहिए। बट अब इस पर्टिकुलर रूल के चलते आपके काफी जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे उन पर काफी एक असर पड़ेगा। आइडियली क्या होना चाहिए, कमीशन को सिलेक्ट करने चाहिए जो आपके 15 टाइम्स का जो रखा गया है उन्होंने कि जो जितनी भी आपकी एडवर्टाइज्ड वैकेंसी होगी उससे 15 टाइम्स वो मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो उस जो वो 1500 कैंडिडेट्स का जो स्लॉट है उसे रिजर्वेशन बेसिस पर ही सिलेक्ट करना चाहिए। और एक और बात कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है
कि जो आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के जो अपीयरिंग एप्लीकेंट्स हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हालांकि यूपीएससी में आपका ये प्रोविजन है। और जो रिक्वेस्ट रहती है फॉर द विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, जो कि कैंडिडेट द्वारा रखी जाती है अपने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, तो वो भी कमीशन उस चीज को एंटरटेन नहीं करेगा। तो इसका भी जो कैंडिडेट्स के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उस पर भी एक असर पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक डिटेल्स थी आपके झारखंड के जो नए पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए रूल्स आए हैं। जितने भी भाई बंधु हमारे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं हमारे पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनका इम्पीचमेंट 2 बार हुआ है। तो ये और कोई नहीं, हमारे ट्रम्प भाई साहब ही हैं, जो कि पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं। इतिहास रच दिया है उन्होंने कि उनका इम्पीचमेंट 2 बार हुआ है। तो रिसेंटली ही जनवरी 13 को उनका सेकेंड टाइम इम्पीचमेंट हुआ था, जिस पर उन पर चार्ज लगा था विद द इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन। इंसाइटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अनलॉफुल बिहेवियर को प्रोवोक करना। ठीक है जी, जो कि हमने देखा ही, जो कैपिटल पे एक हम कह सकते हैं मॉब अटैक था, तो बेसिकली उन्हीं की ही देन थी और उसी के ही चलते उन्हें ये इम्पीचमेंट फेस करना पड़ गया है। ठीक है जी, तो इम्पीचमेंट की जो प्रोविजन है वो अलाउ करता है कांग्रेस को टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें जो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आपका लोअर हाउस है, उनके पास ही सोल पावर है ऑफ द इम्पीचमेंट, और जो आपका सेनेट है अपर हाउस, उनके पास है सोल पावर टू ट्राई ऑल इम्पीचमेंट्स। तो इसमें जो चीफ जस्टिस होंगे आपके यूएस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ड्यूटी है टू प्रिसाइड ओवर द इम्पीचमेंट ट्रायल्स इन द सेनेट। ठीक है जी, तो क्या ग्राउंड्स है इम्पीचमेंट के लिए, उसके बारे में बात करें तो जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्हें हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से फॉर ट्रीजन, ब्राइबरी एंड अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमेनर्स, या फिर अब्यूज ऑफ पावर हो बाय अ हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल। दिस डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अ वायलेशन ऑफ अ ऑर्डिनरी क्रिमिनल स्टैट्यूट। और यूएस के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मोस्टली आपके करप्शन चार्जेस या फिर पावर अब्यूज या फिर जो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बेसिस पर ही उनका जो इम्पीचमेंट शुरू की जाती है। ठीक है जी, तो बेसिक सा एक इम्पीचमेंट प्रोसेस देख लें यूएस का। जो आपकी 6 हाउस कमेटीज हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उन्हें एक सबमिशन देंगे अपने वो हाउस जुडिशरी कमेटी को, जो कि कंसीडर करेगी इम्पीचमेंट का केस। ठीक है जी, अगर इनसफिशिएंट एविडेंस पाया जाता है तो ट्रम्प भाई साहब ऑफिस में है। ठीक है जी, अगर सफिशिएंट एविडेंस पाया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके बाद क्या होगा कि हाउस वोट करेगा ऑन द आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट। अगर लेस देन अ मेजॉरिटी आपकी सपोर्ट रहती है इम्पीचमेंट के लिए, मतलब आपका 50% से कम अगर सपोर्ट रहता है, तो ट्रम्प भाई साहब फिर ऑफिस में। बट अगर आपका जो सपोर्ट है वो 51% आ जाता है सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर, तो ट्रम्प भाई साहब का इम्पीचमेंट हो जाएगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा उनका सेनेट में। ट्रायल के बाद सेनेट वोट करेगा वेदर टू कन्विक्ट द प्रेसिडेंट। अगर वो जो वोट है, अगर वो 2/3 से कम है, ठीक है जी, तो फिर से आपके ट्रम्प भाई साहब ऑफिस में। बट अगर जो आपका वो वोट है 2/3 से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, 67% से ज्यादा, तो ट्रम्प भाई साहब को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो उन्हें टेक ओवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए आज का फोर्थ टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात हो रही है हमारे इंडिया के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ही एक 8 पॉइंट एजेंडा रखा है टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो रिसेंटली ही यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो बात कर रहे थे एक ओपन डिबेट में ऑन द टॉपिक्स ऑफ थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट अटैक्स। तो उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, उसके चलते जो आपके रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं और ज्यादा ससेप्टेबल हो गई हैं टुवर्ड्स द टेररिस्ट एक्टिविटीज। इंडिया ने यहाँ क्या किया है, एक प्रपोज किया है 8 पॉइंट एक्शन प्लान। ठीक है जी, जिसके चलते वो काउंटर कर सकें ग्लोबल टेररिज्म को, और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उन्हें भी ये कहा है कि जो हमारा गोल है जीरो टॉलरेंस का, उस पर कमिटेड रहें विद नो इफ्स एंड बट्स अगेंस्ट दिस टेररिज्म। ठीक है जी, तो 8 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है आइए देखते हैं। पहली बात कि जितने भी आपके मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें जितनी भी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि आपके इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म इंस्ट्रूमेंट्स और कन्वेंशंस में मेंशन्ड है, उनकी तरफ उनकी ऑब्लिगेशंस पूरी होनी चाहिए, उन्हें अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए। फिर बात की है उन्होंने दूसरे पॉइंट में कि जो डबल स्टैंडर्ड्स काफी उनके मेंबर स्टेट्स फॉलो करते हैं, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनको खत्म कर दिया जाए ताकि जो फाइट है हमारी अगेंस्ट टेररिज्म हम उसमें आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा है कि जो आपके टेररिस्ट हैं वो सिर्फ टेररिस्ट हैं, देयर इज नो गुड और बैड डिस्टिंक्शन। जो इन्हें प्रोपगेट करते हैं उनका भी सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, और जो इन्हें कवर अप करते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये टेररिस्ट हैं। फिर क्या बात की है कि जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस है वो काफी जरूरी है आज की दुनिया में, अगर हमें टेररिज्म से अपनी लड़ाई जीतनी है।
कि जो प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग ब्लॉक्स एंड होल्स ऑन लिस्टिंग रिक्वेस्ट विदाउट एनी राइम और रीजन मस्ट एंड। अर्थात कि सपोज आपकी कंट्री एक्स है, तो यहाँ पर एक टेररिस्ट है जिसका नाम है टी, ठीक है जी, उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर की, उसके बाद वो वाई कंट्री में जाके बैठ गए, तो अब एक्स कंट्री वाई कंट्री को तो बोलेगी कि भाई साहब ये हमारा टेररिस्ट है, इसे हमें सौंप दीजिए। बट काफी कंट्रीज क्या करती हैं, किसी तरीके के आपके ब्लॉक्स या होल्ड्स लगा देती हैं उन रिक्वेस्ट पर। इंडिया का ये कहना है कि इन रिक्वेस्ट, ये जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं इन्हें खत्म किया जाए। ये जो प्रैक्टिस है कि हाँ जी हम अपनी कार्यवाही कर रहे हैं या हम अभी आपको ये सौंप नहीं सकते, तो इस सब चीजों को खत्म किया जाए। ये एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी है कि हम जो टेररिज्म है इस पर रोक लगा सकें, ठीक है जी। फिर कहा गया है कि जो आपकी एक्सक्लूसिविस्ट थिंकिंग है, जो कि डिवाइड करता है वर्ल्ड को, और जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा समाज है, उसे हानि पहुंचाता है, इसे बिल्कुल डिस्करेज करने की जरूरत है। क्योंकि जो ऐसी अप्रोचेस रहती हैं ये फैसिलिटेट करती हैं रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट बाय ब्रीडिंग फियर, मिसट्रस्ट एंड हेट्रेड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इसमें जो हमारी काउंसिल है उन्हें ऑन गार्ड होने की जरूरत है अगेंस्ट द न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड फॉल्स प्रायोरिटीज दैट कैन डाइल्यूट फोकस। फिर बात की गई है जो आपकी एनलिस्टिंग और डिलिस्टिंग होती है इंडिविजुअल्स और एंटिटीज अंडर द यूएन सैंक्शंस रेजिम्स, वो ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल और रिलीजियस कंसिडरेशंस के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है जी। फिर बात की है इन्होंने रिकॉग्नाइज करना और एड्रेस करना एक लिंक को, जो कि आपका टेररिज्म और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हुआ, एक तरीके का हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड क्राइम हो गया अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, जिसमें आपके ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके काफी ऐसे इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि वाइट कॉलर जॉब्स में काम करते हैं। और ऐसे जो ये ग्रुप्स होते हैं ये एक तरीके का सिस्टमैटिक वायलेंस और करप्शन यूज करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। फिर इन्होंने कहा है कि जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें और जो वीकनेसेस हैं उन्हें रेमेडी करें इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरर, और इसी के चलते काफी एक बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट क्या है इनका कि एडुकेट फंडिंग होनी चाहिए टू द यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडीज फ्रॉम द यूएन रेगुलर बजट, ठीक है जी। तो उस पर भी अटेंशन देने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि ये जो टेररिज्म का जो कीड़ा है इसे जड़ से निकाला जा सके। तो ये आपके बेसिक से 8 पॉइंट्स थे जो कि इंडिया ने रखे थे अपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं अब। तो यहाँ बात हो रही है रशिया के बारे में कि उन्होंने रिसेंटली ही विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में तो बात करेंगे ही, बट रशिया ने विड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम दिस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी है दिस हैज बीन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ने आपका लास्ट ईयर ही नवंबर में विड्रॉ किया था इससे, ये कहते हुए कि रशिया इस ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। बट रशिया ने क्या कहा है, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रीटी छोड़ दी है बट फिर भी उनके पास एक्सेस उन्हें मिल सकता है, दे कुड पॉसिबली रिटेन एक्सेस टू ओवरफ्लाइट इंटेलिजेंस, जो कि उनके अलाइज द्वारा गैदर किया जा रहा है, जो कि अभी तक मेंबर्स हैं इस ट्रीटी के। तो उस ट्रीटी के बारे में बात करें तो ये आपकी मार्च 24, 1992 को साइन की गई थी, जिसके चलते जितने भी स्टेट पार्टीज थे वो कंडक्ट कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स ओवर अदर्स एंटायर टेरिटरीज, ताकि वो कलेक्ट कर सकें डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज। तो इसमें आपके ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं जो कि आपके इक्विप्ड होते हैं विद सेंसर्स दैट एनेबल द ऑब्जर्विंग पार्टी टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट मिलिट्री इक्विपमेंट, जैसे कि आपकी आर्टिलरी, फाइटर एयरक्राफ्ट, अनआर्म्ड कॉम व्हीकल्स। हालांकि जो सैटेलाइट्स हैं वो आपका सेम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा डिटेल डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जितने भी इसकी स्टेट पार्टीज हैं सभी के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और बेसिक सा एम तो था ही इस ट्रीटी का कि जो कॉन्फिडेंस और फेमिलियरिटी है उसे बिल्ड किया जा सके अमंग द स्टेट पार्टीज थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द ओवरफ्लाइट्स। तो ये जो आइडिया था ओपन स्काईज का, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर द्वारा रखा गया था, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को अलाउ करना चाहिए एरियल रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स ओवर ईच अदर्स टेरिटरी इन जुलाई 1955। बट उस दौरान रशिया ने तो इस इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो इनिशिएटिव है ये यूज किया जाएगा स्पाइंग के लिए। फिर दोबारा से जो प्रेसिडेंट बुश थे उन्होंने रिवाइव किया इस आइडिया को मई 1989 में, और उस दौरान आपकी नेगोशिएशंस भी चल रही थी बिटवीन नेटो एंड वार्सो पैक्ट, जो कि शुरू हो गई थी आपकी फरवरी 1990 में।
तो ट्रीटी के स्टेटस के बारे में बात करें तो आपकी जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये आपकी जनवरी 1 2002 से लागू कर दी गई थी और इसमें आपके 34 स्टेट्स थे जो कि इस ट्रीटी के मेंबर्स थे। तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट ने रिसेंटली विड्रॉ ले लिया है। तो 26 ऑफ द ट्रीटीज इनिशियल 27 सिग्नेचर्स हैव रेटिफाइड द अकॉर्ड एंड आर नाउ स्टेट्स पार्टीज। और जब से आपकी ट्रीटी लागू हुई है उसके बाद से आपकी और ज्यादा कंट्रीज ऐड हुई हैं, जैसे कि बोस्निया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, ये सब ट्रीटीज आपकी इस ट्रीटी के स्टेट पार्टीज बने हैं। टेरिटरी के बारे में बात करें तो जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि उन सभी की टेरिटरी पर जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ाए जा सकते हैं, बट शर्त यही है कि वो आपके अनार्म्ड होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जिसे डिक्लेयर किया गया है ऑफ लिमिट्स बाय द होस्ट नेशन। तो इसमें एक टेक्निकल टर्म है फ्लाइट कोटाज, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके दो तरह के कोटाज हैं, एक एक्टिव कोटा और एक आपका पैसिव कोटा। पैसिव कोटा क्या है बेसिकली कि जो भी आपकी स्टेट पार्टी होगी दे आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ ओवरफ्लाइट्स इन ईच ईयर। ठीक है जी, जिसे वो पैसिव कोटा कहते हैं। ठीक है जी। और ये आपका डिटरमिन किया जाता है बाय इट्स ज्योग्राफिक साइज। अब जो स्टेट पार्टी का एक्टिव कोटा है वो बेसिकली क्या है कि वो आपके नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं इट में कंडक्ट ओवर द अदर स्टेट पार्टीज। ठीक है जी। हर एक स्टेट पार्टी के पास राइट है कि वो कंडक्ट कर सकता है इक्वल नंबर ऑफ फ्लाइट्स ओवर एनी अदर स्टेट पार्टीज जो कि उसके ऊपर भी उतने ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा है। ठीक है जी। और जो एक पार्टी का एक्टिव कोटा है वो दूसरे के पैसिव कोटा से एक्सीड नहीं कर सकता, और साथ के साथ जो एक सिंगल पार्टी है जो स्टेट पार्टी है वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती मोर देन हाफ ऑफ अनदर स्टेट पार्टी पैसिव कोटा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आपको स्टेटमेंट के तौर पे ही पूछे जा सकते हैं ओपन स्काईज का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। साथ के साथ ये ट्रीटी अलाउ करती है फॉर मल्टीपल स्टेट पार्टीज कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एन ओवरफ्लाइट। तो उसमें जो फ्लाइट होगी उसे काउंट किया जाएगा एज एन एक्टिव फ्लाइट फॉर ईच स्टेट पार्टी पार्टिसिपेटिंग। बट जो ऑब्जर्विंग स्टेट पार्टीज हैं उनका जो कुछ भी नंबर है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो ओवरफ्लाइट होगी उसे काउंट किया जाएगा एज वन ओवरफ्लाइट फॉर द ऑब्जर्व्ड स्टेट पार्टी। ठीक है जी। तो रशिया ने कंडक्ट की थी अपनी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन फ्लाइट अंडर द ट्रीटी इन अगस्त 2002 और यूनाइटेड स्टेट्स ने आपके उसी साल दिसंबर में कंडक्ट की थी। 2008 में स्टेट पार्टीज ने सेलिब्रेट की थी 500th ओवरफ्लाइट, और 2002 से लेकर 2019 तक अभी तक 1500 फ्लाइट्स आपकी हो चुकी हैं। फिर बात करें क्या प्रोसेस रहती है, तो जितनी भी इसमें ऑब्जर्विंग स्टेट पार्टी होगी उसे 72 आवर्स का एडवांस नोटिस देना होगा बिफोर अराइविंग इन द होस्ट कंट्री टू कंडक्ट एन ओवरफ्लाइट। और इसमें जो होस्ट कंट्री होगी उनके पास 24 घंटे होंगे कि उस रिक्वेस्ट है उसे एक्नॉलेज करें and to inform the observing party if it may use its own observation plane or if it must use a plane supplied by the host। ठीक है जी। फिर 24 आवर्स से पहले जब भी उनकी फ्लाइट होनी है उससे पहले उन्हें ऑब्जर्विंग पार्टी को अपना फ्लाइट प्लान भी सबमिट करना होगा होस्ट नेशन के लिए, और होस्ट जो पार्टी है उसके पास 4 घंटे होंगे उसे रिव्यू करने के लिए। इसमें आपका जितना भी डेटा होता है उसे कलेक्ट किया जाता है और सप्लाई किया जाता है टू द होस्ट कंट्री, और जितनी भी इसमें स्टेट पार्टीज होंगी उन्हें एक मिशन रिपोर्ट मिलेगी उससे रिलेटेड, और उनके पास एक ऑप्शन होगा ऑफ परचेजिंग द डेटा जो कि ऑब्जर्विंग स्टेट पार्टी द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन है जिसमें आपके सभी स्टेट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस ओपन स्काईज ट्रीटी के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए। और ये जो कमीशन है यही कंसिडर करता है मैटर्स ऑफ ट्रीटी कंप्लायंस, डिसाइड्स ऑन ट्रीटी मेंबरशिप, डिस्ट्रीब्यूट्स एक्टिव कोटास एंड डील्स विद एनी क्वेश्चन दैट मे अराइज ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी। तो यहाँ पर आपके सारे नेशंस जो पार्टीज हैं इस ट्रीटी में उन सबके नाम लिखे गए हैं। यूएस ने विड्रॉ कर दिया है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें खास बात क्या है कि जो आपका किर्गिस्तान है उन्होंने साइन तो की है बट अभी तक इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है। तो ये भी आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स डिटेल्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो हमने हॉलिस्टिकली आपका ये टॉपिक यहाँ पर कवर करा दिया है। तो आज के हमारे जो 5 टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के रिलेटेड टू पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वो यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है। जितनी ज्यादा आप करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर करके रखेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी और उतना ही अच्छा आप स्कोर ले पाएंगे। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।